65% से ऊपर वोटिंग होना ये एक सुखद इंडिकेशन है लोकतंत्र का। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने बिहार में प्रथम चरण के चुनाव का इन्फॉर्मेशन पाई, जिसमें हाईएस्ट एवर परसेंटेज ऑफ वोटर्स बाहर निकला और बिहार में उन्होंने वोट किया प्रथम चरण में। इसके बारे में कयास डिफरेंट तरीके से लगाए जा रहे हैं कि पहले के ज़्यादातर समीकरण या स्टैटिस्टिक्स ये बोलते हैं कि जब भी वोटर्स टर्नआउट बहुत ज़्यादा होता है तो एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही होती है, लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। बिहार में परसेंटेज ऑफ वोटर्स टर्नआउट का बढ़ने के कारण दो हैं। एक तो कारण है महिलाओं का मोदी जी और जो है उनके गठबंधन के प्रति ज़्यादा आसक्ति। दूसरा नंबर ये है कि ये सब लोग, बिहार के लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव के राज में किस तरह की स्थिति थी। तो मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन बिहार के वोटर्स को प्रथम चरण में ये इस बात बताने में सफल रहा है कि यदि आरजेडी नेतृत्व में महागठबंधन जीता तो बिहार में जंगल राज वापस आ जाएगा। एक बहुत बड़ा कारण लोगों को ऐसा भी नज़र आता है। दूसरा, महिलाओं का परसेंटेज, जो पहले बिहार में महिलाएं अपने पतियों के आदेश पर वोट दिया करती थीं, अब वो इंडिपेंडेंसी और बढ़ गई है महिलाओं की, और महिलाओं ने अपने बारे में खुद सोचना शुरू करा है और देश की राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। ये पहली बार बिहार जैसे प्रदेश में 65% से ऊपर वोटिंग होना ये एक सुखद इंडिकेशन है लोकतंत्र का। लेकिन इसमें एक और स्टैटिस्टिक्स जुड़ी हुई है। आपने देखा कि जब बिहार में एसआईआर हुआ तो लगभग 65 लाख मतदाताओं के नंबर कम किए गए। तो इसका असर भी परसेंटेज बढ़ने में दिख रहा है, क्योंकि अब अभी का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से पूरे बिहार में लगभग 7.5 करोड़ मतदाता रह गए हैं, और यदि 7.5 करोड़ में 65 लाख जोड़ दिए जाएं तो उसमें 65 लाख का जो परसेंटेज आता, अगर यदि वोट ना पड़ता तो परसेंटेज कम हो जाता। क्योंकि जब 65 लाख बोगस वोट माने गए और यदि उनको वोटर्स के बारे में जोड़ा जाता 65 लाख में, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि 3,85,000 में 65 लाख के कंट्रीब्यूशन को करेंगे तो उसमें परसेंटेज ऑफ टर्नआउट वोट कम दिखता। तो ऐसे करीब लगभग 6 या 7% का वोट और कम दिखता। एक टेक्निकल बात ये है। दूसरा टेक्निकल बात है कि वोटर्स जोड़े भी गए हैं नए, जिसमें यंगस्टर वोटर की परसेंटेज ज़्यादा है। तो लगता है कि एसआईआर करने पर क्लीन स्वीप मिला है चुनाव आयोग को कि सही मतदाताओं से वोट कराया जाए। तो यदि 65 लाख मतदाताओं में से यदि हम 50% मान लें तो करीब 32-33 लाख मतदाता अगर अभी जोड़े गए होते तो उसमें उसको अगर जोड़कर देखते तो वोटर्स टर्नआउट 60% के आसपास दिखता। तो ऐसी स्थिति में 65% कहना उचित नहीं होता। लेकिन अब लगता है दोस्तों ये क्लीन स्वीप है और एक फेयर लिस्ट के द्वारा 65% से ऊपर के मतदान होना ये इंडिकेट करता है कि बिहार का बयार किस तरह का बह रहा है। जबकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, वो आरोपों पर जिन लोगों के नाम लिए गए उन लोगों ने सामने आकर खंडन किया। ऐसी स्थिति उल्टी भी और हो जाएगी आने वाले दूसरे चरण के चुनाव में भी, कि जब ये राहुल गांधी की वोट चोरी के नारे, मुझे लगता है कि उनके लिए घातक साबित होंगे। लोग समझ रहे हैं कि ये वोट चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जबकि ये चोरी अगर होती तो वो लोगों के बारे में होती, और जिसका वोट कटता और वो अगर होता वहाँ पर तो वो खुद भी अपना अधिकार दिखा सकता था। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने प्रथम चरण के चुनाव से 2-3 दिन नॉमिनेशन से पहले तक की एसआईआर का वेरिफिकेशन करने को कहा, जिससे कानूनी तौर पर भी एसआईआर को अब चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो निश्चित रूप से एसआईआर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है प्रथम चरण में, और निश्चित रूप से द्वितीय चरण में भी जो एवरेज अगर माना जाए तो 32 से 35 लाख वोटर्स जो बोगस वोटर थे वो द्वितीय चरण में भी उतने कम होंगे। तो जब नेट इफेक्ट आएगा तो उसमें वोटर्स टर्नआउट का परसेंटेज द्वितीय चरण में भी दिखेगा।
द्वितीय चरण के चुनाव में फिर से एक बार लोगों को देखने को मिलेगा कि एनडीए का जो है बदहस्त बढ़ता जा रहा है और एनडीए की तरफ बिहार की जनता का झुकाव हो रहा है। उन्हें लगता है कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए। अब इसमें सवाल नीतीश कुमार का आता है या बीजेपी का आता है, वो तो एक राजनीतिक उठापटक होगी। बड़े भाई और छोटे भाई की व्यवस्था तो बाद में देखी जाएगी। लेकिन जो मेरा आकलन है, इस बार निश्चित रूप से नीतीश कुमार खुद ही चुनाव के बाद कुछ इस तरह का करेंगे जिससे कि एनडीए और मजबूत होता नजर आएगा। और जो लोगों को, विपक्ष के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि नीतीश कुमार नाराज़गी दिखा सकते हैं और केंद्र की राजनीति को हिला सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र की राजनीति बिहार के चुनाव के बाद मजबूत होगी, ना कि कमज़ोर होगी, ऐसा मेरा मानना है। और द्वितीय चरण के चुनाव आने के लिए अभी 2-3 दिन बाकी हैं केवल, और 14 नवंबर तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। 14 नवंबर दोपहर तक बिहार की बयार के बारे में आपको पता लग जाएगा। और मेरा ये आंकड़ा है कि जिस तरह से जेपी नड्डा ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी मिलेगी, और जिस तरह से अमित शाह दावा कर रहे हैं, और यदि विपक्षियों से पूछा जाए, अगर महागठबंधन के लोगों से पूछा गया, तो उन्होंने केवल एक ही बात का सहारा ले रखा है कि वो ये जानते हैं कि उनको शायद बढ़त नहीं मिलेगी, कि वोट चोरी हुई थी इसलिए हम नहीं जीत पाए। शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से ही आधार बना लिया है, क्योंकि 65% वोटर टर्नआउट होने के बाद किसी भी विपक्षी गठबंधन का कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक बयान नहीं आया है। तो ये जाहिर करता है कि वो सदमे में हैं कि आने वाले समय पर उनके जो भी मुद्दे हैं वो द्वितीय चरण में भी छीने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से एनडीए बढ़त लेता नज़र आ रहा है। और देश के लिए ये सुखद स्थिति होगी यदि बिहार में एक सुदृढ़ सरकार, अगर इस बार एनडीए गठबंधन मजबूती से आया, जो मजबूरियां हैं सरकार चलाने की वो भी शायद दूर हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इस बार बिहार के वोटर्स ने, जबकि काफ़ी एग्रेसिव जो है कैंपेन नहीं हुआ था किसी भी पक्ष की तरफ से, लेकिन जो अंदर खाने काम किया गया, और जैसा कि मैंने बताया था कि आरएसएस के 12,000 कार्यकर्ता बूथ लेवल पर और घर घर लोगों को संपर्क कर रहे थे, उसका नतीजा विशेषकर महिलाएं जो आई हैं, और वो महिलाओं का परसेंटेज ऑलमोस्ट 50% सेकेंड टर्म में भी रहेगा। तो जैसे ही महिलाओं का परसेंटेज टर्नआउट में बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से द्वितीय चरण के चुनाव में भी ये उम्मीद की जा सकती है कि वो न केवल 65% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आइए देखते हैं 14 नवंबर को क्या होता है। धन्यवाद।